हेलो दोस्तों, आप लोग का स्टैटिक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों का क्लास 9th का जो आप लोग का विज्ञान है हिंदी मीडियम का पहला जो लेसन है गति के नियम, वो चीज पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप लोग को अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप लोग को ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर, वो याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगा। आप लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहना और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। सबसे पहले ये चैप्टर का क्या है, ध्यान से सुनना। गति के नियम। गति के नियम मतलब गति जो हम लोग करते ना, एक जगह दूसरे जगह जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गति। उसी का हम लोग नियम पढ़ने वाले इस चैप्टर में पूरा। सबसे पहला जो पॉइंट है गति। अब इसमें क्या दिया, दूसरा पॉइंट है विस्थापन, दूरी, त्वरण, न्यूटन की गति संबंधी नियम और समीकरण। ये सब पूरा देखने वाले। पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, बस ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर पहला दिया गया पिंड की गति। पिंड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, और गति मतलब क्या होता है, इंग्लिश में भी समझो, मोशन होता है। अब यहाँ बताइए तो नीचे दिए गए कौन कौन से उदाहरणों में आपको गति का अनुभूति होता है, मतलब कौन कौन सा गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज मान लो आप कोई ऑब्जेक्ट लिए हो, अगर एक जगह पर ये पेंसिल में रख देता हूं और इसको मैं छूता नहीं हूं, ना इसमें बल लगाता हूं, तो ये अपने जगह पर वहीं पड़ा रहेगा। तो उसी को हम लोग उसमें बोल देंगे कि इसमें गति नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, गति के होने या ना होने का स्पष्टीकरण आप कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पहला है पक्षी का उड़ना। मतलब पक्षी का उड़ना मतलब अब बर्ड से क्या हो रहा है, पक्षी एक जगह से, कोई भी चिड़िया हो जाए, एक जगह से कहीं दूसरे जगह पे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मतलब एक जगह दूसरे जगह गया, अपना जगह चेंज किया, तो हम लोग सिंपल सा बोल देंगे कि वो गति किया। अब यहाँ रुकी हुई रेलगाड़ी। अब देखो यहाँ पर रुकी हुई रेलगाड़ी, अब तो सिंपल सा क्या हो गया, रुक गया। रेलगाड़ी जब रुकी हुई तो हम लोग सिंपल सा क्या बोल देंगे भैया कि ये मोशन नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। ये समझ लो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे तीसरा, हवा में उड़ने वाले घास पात। अभी देखो किसी के थ्रू हो या तो हम लोग अपने से हो, अगर हो रहा है, अगर वो अपना जगह चेंज कर रहा है, तो हम लोग सिंपल सा क्या बोल देंगे कि वो गति कर रहा है। अब यहाँ पहाड़ पर स्थित, जो स्थित है और स्थिर पत्थर मतलब रुका हुआ पत्थर है। अब यहाँ पर पत्थर पहाड़ पर अगर रुका तो भी गति नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रुका हुआ है। अब उसके नीचे आओगे, आप लोग देखोगे दैनिक जीवन में हम विभिन्न पिंडों की गति देखते हैं। कई बार हम पिंडों की गति प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, डायरेक्ट नहीं देख सकते। और जैसे कि बहने वाली हवा, देखो बहता हवा हम उसको बस फील कर सकते कि हवा बह रहा है, बाकी उसको हम लोग देख सकते हैं क्या, टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। उपयुक्त उदाहरणों की भांति हम अनेक उदाहरण बता सकते हैं, वे कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से विचार कीजिए। आप बस में सफर कर रहे हैं, क्या आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति गतिशील है क्या। अगर आप बस में सफर कर रहे हो, बाय द वे आपके बाजू में कोई बैठा है, वो भी आपके साथ साथ क्या करे, देखो गति कर रहा है, मतलब वो चल रही बस, तो मैं बस के थ्रू एक जगह दूसरे जगह जा रहा हूँ क्या। ध्यान से सुना, अगर मैं प्लेस अपना ये यहाँ था, मुंबई चले गया, तो वहां पर अपना प्लेस में क्या किया, चेंज किया, बाकी किसी के थ्रू किया बट किया ना, तो हम गति किए। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, किसी पिंड के गतिशील होने या ना होने का निश्चित करने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का विचार करना पड़ेगा। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि गति के सापेक्ष संकल्पना, मतलब गति कैसा होता है, सब कुछ आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ, ध्यान से सुनना, संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित करे, तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड क्या है, गतिशील है। आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है कि कोई भी अगर यहां से गतिशील पिंड किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हो, या कोई पिंड, यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान जो है परिवर्तित करे, तो हम कह सकते हैं कि वो पिंड क्या है, गतिशील है। अब उसके और यदि वह अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित ना करे, तो हम कह सकते हैं कि वो स्थिर है। अगर वो अपना जगह नहीं चेंज कर रहा है, तो हम लोग सिंपल सा क्या बोल देंगे कि वो गतिशील नहीं है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट आप लोग का। यहाँ पर दूसरा क्या है, विस्थापन और दूरी।
विस्थापन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और दूरी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को पूरा बताता हूं, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहला आकृति बनाया गया, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर देखो यहाँ पर एक शीतल और प्रशांत है, पूरा इजिली समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आओ करके देखें, आकृति 1.1 अ में दिखाए अनुसार धागे की सहायता से ए और बी के बीच की दूरी अलग अलग प्रकार से नापो। देखो यहाँ पर जो दिया गया है, अगर ये डॉट डॉट अगर इससे नापो और इस साइड से नापो और एक डायरेक्ट नापो, तो इसे देखो एक बात मेरा सुनना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट होता है जो विस्थापन आप लोग बोलते हो, विस्थापन और दूरी का दोनों का परिभाषा लिखने के लिए आपको आएगा, वो आगे मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब इसमें देखो दूसरा क्या दिया, अब पुनः ए से बी तक की दूरी सीधी खंडित रेखा, खंडित मतलब ए देखो यहाँ पे डॉट डॉट जो करके दिया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खंडित रेखा। तो यहाँ पर द्वारा दर्शाए गए पथ से नापो, आपके मतानुसार किस पथ की नापी गई दूरी योग्य है। मतलब देखो यहाँ पर से अगर मैं जा रहा हूँ तो भी दूर है, यहाँ पर से दूर है, बाकी ये वाला हमारा जो है शॉर्टकट है और वो सीधा है। तो लोग जो सीधा लाइन रहे और एकदम शॉर्टकट रहे, जो कम सबसे कम दूरी रहे, उसी को लोग विस्थापन बोलते हैं। और जो एक्चुअल में जो हमारी जो दूरी बना के दी गई, अगर वो दूरी को मेजर किया जाए तो हम लोग उसको दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सोचिए। शीतल विद्यालय जाते समय अपनी सहेली संगीता के घर जाकर फिर विद्यालय गए। देखो यहाँ पर शीतल है, शीतल क्या करती है, संगीता के रूम पे जाती है। अब यहाँ पर 500 मीटर है, इसके घर से इसके घर पे जाने में 500, और यहाँ से स्कूल जाने में, फिर यहाँ से स्कूल जाती है तो ये 1200 होगा। बाकी जो प्रशांत नाम का लड़का है वो सीधा सीधा देखो यहाँ, लेकिन प्रशांत सीधा विद्यालय गया, सीधे विद्यालय गया, तो ये प्रशांत जो है वो सीधा जाता है, तो इसे कम दूरी किसकी हुई, ए वाले प्रशांत की, और इसे टाइमिंग दोनों का सेम है, तो कम समय में भी ये पहुंचेगा और इसकी दूरी भी कम है प्रशांत का। आगे बहुत कुछ दिया गया, ध्यान से सुनना। अब इसे यदि दोनों एक समान चाल से, एक समान चाल मतलब दोनों का जो चाल है सेम है, और यहाँ चलने का जो गति का वो भी सेम है, और कौन से कम समय में पहुंचा है, विद्यालय पहुंचेगा, कम समय में कौन पहुंचेगा, यहाँ प्रशांत पहुंचेगा, और ये जो शीतल हो यहाँ संगीता के रूम पे आएगी, फिर वहां जाएगी, इसके लिए उसका लेट हो जाएगा, देरी होगा। क्या आपको उपयुक्त उदाहरण में प्रत्यक्ष तय की गई दूरी और अर्थात दूरी में अंतर होगा, ये चीज आपको बताना है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच की गतिशील, ध्यान से सुना, इसमें दोनों डिफिनेशन दिया, परिभाषा। दूरी का पहले बता रहा हूं, दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच की गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ, जो रास्ता हम लोग तय किए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। इतना दूरी का हो गया, देखो दूरी का हो गया परिभाषा। जो सबसे यहाँ पर एक्चुअल में जो एक स्थान से यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर, अगर ये पूरा इसे मैं यहाँ तय करता हूँ, यहाँ से यहाँ पूरा जाता हूँ, तो ये चीज क्या हो जाएगा, मेरा दूरी हो जाएगा। ए पॉइंट से ए से बी तक गया, ये मेरा क्या हो गया, दूरी हो गया। अब देखो विस्थापन क्या बोलता है, विस्थापन का अर्थ है गतिशीलता, मतलब इसमें भी गति होगा कि प्रारंभ और अंतिम मतलब स्टार्टिंग, और ये फिनिशिंग मतलब लास्ट, स्टार्ट मतलब शुरुआत से और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बीच की सबसे कम दूरी, मतलब अगर यहीं तक आ जाए, इतना ही जो ये दूरी पूरा है, बाकी मैं यहीं तक जाऊं, तो ये चीज मेरा इतना ही क्या हो जाएगा, मेरा विस्थापन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों याद कर लेना आप लोग, विस्थापन और दूरी। अब यहाँ थोड़ा सोचिए, आकृति जो ये 1.2 दिया गया है में दर्शाए अनुसार श्रवाली नाम की एक लड़की है, हर दिन 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार गति की ये वृत्ताकार किनारे से, देखो मैदान है उसके चक्कर लगाती है, तो बिंदु ए से, देखो यहाँ ए पर है, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस, अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया और यहाँ से सपोज मान लो यहाँ तक की दूरी जो है 100 है, 100 मीटर दिया गया है आप लोग का। अब मैं बोलता हूं ए से यहाँ से जो है श्रवाली वो पूरा एक चक्कर लगाती है, इसका आधा है, अब ये पूरा मैं डायमीटर कर दूंगा, 200 हो जाएगा, ये 200 मीटर हो गया।
देख रहे हो आप लोग 200 मीटर हो गया, क्योंकि डायमीटर का आधा हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, जो हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ए से चलने की शुरुआत करके एक चक्कर पूर्ण करने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी भी निकालना और विस्थापन भी। दूरी हमारा कितना हो जाएगा, देखो दूरी हमारा 200 हो गया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट की पूरा आई, एक चक्कर लगाए तो यहाँ पे 100 हो गया, 100 नहीं 200 हो गया, क्योंकि आधा ही हमारा क्या है, रेडियस जो है, त्रिज्या कितना है, वो चीज 100 है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा, व्यास जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 200 मीटर हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं एक पॉइंट आप लोग को बताऊं, अगर देखो यहां पर से यहां पर पूरा ये आई, तो एक कोई अगर मैं यहीं पर से इसे आता हूं, यहां तक की जो दूरी है, इसे विस्थापन निकालना बता रहा हूं, ध्यान से सुना। यहां से अगर मैं यहां तक आता हूं तो ये मेरा 5 मीटर है, तो मैं 5 मीटर आया। अगर यहीं पर आके रुक जाता हूँ, रिटर्न नहीं जाता, तो मेरा कितना हो रहता है, विस्थापन और दूरी दोनों 5-5 मीटर है। अगर मैं यहाँ से फिर रिटर्न यहाँ पे चले जाऊंगा तो मेरा जो दूरी हो जाएगा वो 10 मीटर हो जाएगा, बट जो हमारा विस्थापन रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज स्टार्टिंग, देखो यहाँ पर मैं बताया भी, प्रारंभ और अंतिम के बीच की बिंदुओं की सबसे कम दूरी, जब मैं यहीं पर था और यहीं पर रिटर्न आ गया तो मेरा दूरी में कुछ तय ही नहीं किया, मैं वहीं अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया जहां से स्टार्ट किया था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा और दूरी कितना हो जाएगा हमारा, 10 मीटर। और यहाँ पर भी बताया गया, देखो यहाँ पर एक गाड़ी वाला दिया गया है, दिखाया अनुसार यदि एक गाड़ी का बिंदु P से निकलकर Q तक, P से निकलकर Q तक जाता है, गए पुनः P पर आ जाए, पुनः फिर से P पर आ जाए, अब यहाँ पर आ जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। दूरी मतलब इसका डबल हो जाएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, कितना 72 हो जाएगा मीटर। अब याद रखना, ये तो हमारा दूरी निकल गया P से, और Q फिर से वहीं स्टार्टिंग पे आ गया। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारा विस्थापन का बाद, विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी आप समझ गए रहोगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या चीज बोला जा रहा है, पॉइंट को एकदम ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पे दूरी है और विस्थापन है। दूरी क्या चीज है उसको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। दूरी और विस्थापन, किसी पिंड का विस्थापन शून्य होने पर भी, अगर विस्थापन मेरा शून्य है तो भी पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। कुछ तो कुछ ना कुछ, एक मीटर 2 मीटर या तो कुछ सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ और डिस्टेंस कवर जरूर करेगा। कभी भी आप लोग का विस्थापन 0 होगा, बट दूरी कभी भी 0 नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोग समझ के रखना। उसके बाद आता है चाल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। अब ये पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है कि सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश मतलब वेक्टर और अदिश मतलब हमारा क्या हो जाता है, स्केलर। अब यहाँ पर देखो कौन सी है, डिस्टेंस, स्पीड, वेग, टाइम आप लोग को यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पर एक याद रखना है आप लोग को यहाँ पर कि देखो ध्यान से, चाल का फार्मूला याद रखना। चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। आप लोग को न्यूमेरिकल सवाल आएगा, उसको भी मैं आप लोग को बताऊं किस तरीके से करना है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग बोलते हैं। अगर कोई भी पिंड है द्वारा इकाई समय में जो जितना टाइम दिया, उसी समय में आप लोग को एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, दूरी तय कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक भी आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ इकाई समय का अर्थ है, अगर कोई पूछे इकाई समय का क्या अर्थ है, तो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा हो सकता है। बड़ी इकाई अगर बोला जाए तो द्वारा समय नापने पर 1 वर्ष भी इकाई समय हो सकता है। इकाई समय में होने वाले विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब यहाँ इसे सदैव ध्यान में रखो, याद रखना इससे क्या, चाल और वेग की इकाइयां समान होती। चाल और वेग की इकाई क्या होती, दोनों के यूनिट जो हम लोग बोलते हैं दोनों का सेम होता है। एसआई प्रणाली मीटर पर सेकंड, ये जो लाइन रहता है वो पर बटे का रहता है, और सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर पर सेकंड है। चाल दूरी से संबंधित है, वेग किससे, विस्थापन से है। यदि गति
सरल रेखा में हो तो चाल और वेग मान समान होता है, अन्यथा वे अलग अलग हो सकते हैं। इकाई समय में होने वाले विस्थापन का वेग कहते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये भी एग्जाम्पल सेम है, उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुना। पिछले उदाहरण में मैं शीतल और संगीता के घरों के बीच की दूरी सरल रेखा में 500 है। मैं आप लोग को बताया संगीता के घर और विद्यालय की दूरी सरल रेखा 1200 है और शीतल के घर के विद्यालय की दूरी सरल रेखा में, सरल मतलब एकदम सीधा लाइन में 1300 है मीटर है। यदि शीतल संगीता के घर जाने से 5 मिनट लगता है और वहां से विद्यालय जाने में कितना 24 मिनट लगता है। अब देखो यहाँ 24 और 5 दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा 29 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर शीतल ए पे है, ध्यान से सुनना। पहले ए वाला हम लोग निकालते चाल का फार्मूला मैं अभी जस्ट होता है दूरी बटे समय बराबर 500। दूरी कितना शीतल का 500 और उसका कितना मिनट में संगीता के रूम पे पहुंच रही है 5 मिनट में। तो यहाँ पर से आप लोग इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर पर मिनट आ जाएगा। और वैसे सेम यहाँ शीतल का 20 से आप लोग निकालोगे तो स्कूल अब जा रही है, शीतल कहाँ जाएगी, स्कूल जाएगी वहां संगीता के रूम से, तो 1200 मीटर और उसका कितना दूरी है सिंपल सा विद्यालय तक जाने में 24 है। अब ये दोनों का अगर 24 12 दूनी 24 सिंपल सा 24 दूना 24 पंजे हो जाएगा, आप लोग का 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग काटोगे तो 50 मीटर पर मिनट जाएगा, 50 मीटर पर मिनट जा रहे हैं। वैसे सेम अब यहाँ पर औसत बोला है। औसत मतलब क्या होता है, कुल दोनों का जोड़ने के बाद। देखो शीतल की औसत चाल, कुल दूरी, कुल समय, कुल दूरी कितना जा रहा है यहाँ पर 500 और 1200, 12 5 1700 मीटर और पूरा टाइमिंग भी सेम है तो 29 हो जा रहा है। अब यहाँ पर 29 हो जा रहा है, दोनों कटिंग कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा सिंपल सा आप लोग का शीतल का औसत चाल। अब यहाँ पर दिया गया एक शीतल के औसत वेग क्या है, वेग अब पूछा। वेग मतलब जो आप लोग का छोटा वाला जो विस्थापन वाला मैं आप लोग को बताया। तो यहाँ 1300/29 तो इसको काट दोगे तो आप लोग को आ जाएगा ये चीज 44.83 मीटर पर मिनट। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसे चाल और दिशा में वेग में होने वाले परिवर्तन, तो इसे देखो ध्यान से, आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा ए वाला पॉइंट। उपयुक्त प्रसंगों में स्पष्ट होता है कि वेग जो है हमारा, वेग चाल दिशा और दिशा दोनों पर निर्भर। अगर कोई पूछे वेग किस पे डिपेंड रहता है, किस पे निर्भर रहता है, तो बता देना चाल और दिशा पर निर्भर होता है। वेग आगे दिए गए अनुसार बदलता है। अब ये 3 पॉइंट आप लोग को याद करना रहेगा। चाल परिवर्तन करने पर, अगर चाल परिवर्तन कर रहे हो तो हमारा दिशा वही रखकर, दिशा परिवर्तित करके और चाल वही रख के, चाल और गति की दिशा दोनों परिवर्तित करके। बाकी ये पेपर में कुछ भी नहीं आता, आप लोग को टेंशन मत लेना। आप लोग को यहाँ पर से याद रखना ये चीज, इसे सदा ध्यान में। चाल का मापन दूरी बटे समय के अनुसार सर्वप्रथम गैलीलियो नाम के ये साइंटिस्ट हैं, गैलीलियो ने किया था। हवा में ध्वनि का वेग 343.2 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ प्रकाश का वेग जो है, प्रकाश का लाइट का वेग क्या है 3 इंटू एक गुणा है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी के सूर्य की परितः परिभ्रमण करने की चाल को कितना है 29,700 मीटर 770 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हो गया। और मैं आगे आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट आप लोग को आया है, एक रेखी ध्यान से सुना, एक रेखी एक समान असमान गति, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना ये दोनों चीज बता रहा हूं। यहाँ पर देखो अमर, अकबर, एंथनी है, ये तीनों पास अलग अलग गाड़ी है। ध्यान से पॉइंट को सुना, अलग अलग वेग से सफर कर रहे हैं, उनकी अलग अलग समय तय की गई है दूरी नीचे तालिका में। अभी देखो यहाँ पे एक टाइमिंग दिया 5 बजे से 5 से आधा घंटे का समय चेंजेस है, आधा घंटा। अब यहाँ पर अमर, अकबर, एंथनी तीनों का देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो 20 जीरो से सबका स्टार्ट है, 20 40 60 80 100 120। यहाँ पे जो उनके टाइमिंग के थ्रू एक जैसा डिस्टेंस 20 गए, फिर 20 आगे बढ़े, फिर 20 का बीच में गैप हो रहा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ एक रेखी एक समान गति।
अगर सब एक सेम जाएंगे, सेम आप लोग का टाइमिंग के थ्रू, सेम आप लोग का डिस्टेंस कवर करोगे, तो उसे एक रेखी एक समान गति कहते हैं। और जहां पे देखो 18, 36, 54 आना चाहिए, यहाँ 54 आना चाहिए, बट ये चीज गलत हो गया, तो ये हमारा असमान गति हो गया। 14, 28, 42, 56, 57, 84। अब यहाँ पे देखो ये भी एक समान गति हो गया। अब इसका डिफिनेशन आप लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दिया गया है डिफिनेशन, जो आप लोग को याद करना है। क्या याद करना है? यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग को कुछ भी ये सब नहीं याद करना है, ये तीनों यहाँ पर बॉक्स में। यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसी की गति के असमान गति कहते हैं। सपोज मान लो यदि कोई पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उस गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। अब ये जैसे भीड़ वाले रास्ते, वाहनों की गति, साइकिल चलाने की गति, ये चीज आप लोग असमान का हो गया, एग्जाम्पल भी होगा। और यहाँ पे देखो एक समान, यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय करने की जाए तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। ये दोनों याद कर लेना है, पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग का त्वरण आया। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो क्या दिया गया आप लोग को, एक बैट जैसा बनाया गया, उसी में बीच में कहीं कहीं बैट देखोगे इससे थोड़ा सा खाली जगह रहता है, उसको पनारी यहाँ बोला गया, गेंद। अब इससे क्या होगा, ध्यान से सुना। अगर 1 मीटर लंबाई वाला एक पनारी नली ले लो, आकृति 1.4 के अनुसार पनारी के एक सिरा जमीन से टिकाकर उसका दूसरा सिरा जमीन से कुछ ऊंचाई पर हाथ से पकड़ो। एक छोटी सी गेंद लेना है, उसे पनारी से ऊपर से ऊंचे भाग से ओर से छोड़ देना है। ऊपर से अगर बॉल को छोड़ोगे तो कैसा उसका स्पीड यहाँ पे देखना है, वेग कैसे चेंज होता है। गेंद के नीचे आते समय उसके वेग में अवलोकन करो। क्या गेंद ऊपर से नीचे आते समय उसका वेग सभी स्थान पे समान था? ये चीज देखना है। अब देखो यहाँ पॉइंट बताया, प्रारंभ में, बीच में और जमीन पर आते समय वेग में कैसे बदलाव हुआ, वो चीज हमको क्या करना है, बताना है। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया। देखो हम लोग क्या करते थे बचपन में, आप सभी फिसल पट्टी पे अपने कभी गार्डन में गए रहोगे तो सिंपल से वहां खेले भी रहोगे फिसलने वाला। फिसलते समय प्रारंभ में वेग क्या होता है, कम होता है, बीच में बढ़ जाता है और अंत में कम होकर वो शून्य हो जाता है, जहां पर हम लोग रुक जाते हैं। यह हमें पता है कि इस वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहते हैं। देखो यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर, ध्यान से सुना, दर को ही त्वरण कहते हैं। अगर पूछे कोई त्वरण किसे कहते हैं तो हम लोग सिंपल सा बता सकते हैं यही। अब कोई पूछे त्वरण का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखो यहाँ पर जो u होता है, u मतलब प्रारंभिक वेग, और t मतलब टाइम समय, और v मतलब अंतिम वेग। अब और एक्सेलरेशन a त्वरण का होता है a को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन मतलब a हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस u, क्योंकि ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, बटे समय। अब इसे आप लोग को क्या याद करना, वो चीज बताता, ध्यान से सुनना। इसे सदा ध्यान में एक समान त्वरण और असमान त्वरण याद रखना, दोनों आता पेपर में, ये सब डिफिनेशन है। यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है तो एक समान त्वरण होता है। अगर यदि समान समय में समान वेग हो, परिवर्तन हो, तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे एक समान त्वरण। यदि समान समय वेग में जो वेग है उसे असमान परिवर्तन हो तो उसे हम लोग असमान त्वरण कहेंगे। ये भी आप लोग को समझ गया रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे, यदि कोई गतिशील पिंड निश्चित समय में वेग बदलता है तो उस पिंड की गति के त्वरित गति कहते हैं। अगर कोई पूछे त्वरित गति किसे कहते हैं तो सिंपल से, यदि कोई गतिशील कोई जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, उसे निश्चित समय में वेग बदले तो उस पिंड को गति को ही क्या बोलते हैं, त्वरित गति कहते हैं। गतिशील पिंड में दो प्रकार के त्वरण होते हैं। गतिशील, अब देखो यहाँ पर दो प्रकार के, जब गति की शुरुआत होते समय विराम अवस्था में होता है तब उसका ये सब दो क्वेश्चन पूछा है, बाकी मैं बता दिए। एक तो असमान गति, एक समान त्वरण और एक असमान त्वरण, दोनों यहाँ पर बताया। वो चीज आप लोग याद करके रखना, कहीं ये पेपर में पूछा जाएगा। इतना
अब यहाँ पर आता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण। एक बात सुनना ध्यान से, एक ही बार में आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। किसी पिंड का त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस और शून्य मतलब जीरो। अब यहाँ सुनना, जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है, जब वेग बढ़ेगा त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। बात आई समझ में? जब कोई पिंड का वेग जब बढ़ता है तो त्वरण जो होता है वो धनात्मक होता है। यहाँ त्वरण के वेग में दिशा में होता है, जो त्वरण होता है वेग की जिस साइड जा रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ गया रहेगा। अब यहाँ पर दूसरा वाला, जब किसी वस्तु का वेग कम होता है तब त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस होगा। इससे क्या होता है कि देखो इतना याद करना है ऋणात्मक वाला, तो ऋणात्मक त्वरण। अब देखो यहाँ ऋणात्मक त्वरण को एक डिक्लेरेशन बोलते हैं या मंदक बोलते हैं, मंदन, और त्वरण भी बोलते हैं। तो सिंपल सा आप लोग बोल सकते हो, सिंपल सा ऋणात्मक बोलो, बस बात खत्म। यह वेग विपरीत दिशा में होता है। वेग अगर स्थिर रहने पर त्वरण शून्य होता है। अगर वेग ही नहीं कर रहा है, मतलब एक ही जगह पे टिका हुआ, रुका हुआ, तो सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि वो भैया शून्य है। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी ग्राफ दिया गया, पेपर में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। देखो अगर यहाँ पर एक समान गति पूछा जाए तो हम लोग का जो डायग्राम बनने वाला है वो सीधा सीधा जाएगा, ईसा जाएगा। ये भी समझ गया आप लोग को। इसमें अगर एक समान, मैं बताया था आप लोग को, एक समान गति में दूरी, देखो यहाँ पर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105। अब यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे दिया गया तो मेरा एकदम सीधा सीधा लाइन जाएगा, क्योंकि एकदम डिस्टेंस कवर है, सीधा सीधा है, तो हम लोग का ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएगा। बट अब देखो अगर यहाँ पर असमान दिया रहे, ध्यान से सुना, असमान गति दिया रहे तो हमारा जो सरल रेखा बनने वाला वो असमान में बनेगा नहीं। देखो यहाँ 7, 12, थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा, ईसा ईसा भी जा सकता है, याद रखना, ईसा भी जा सकता है। इसके लिए आपको ईसा बनाना रहेगा। आप लोग को ये मेजर करना है, यहाँ पर यक्स और वाई मेजर करना है, इसे, इसको आप लोग को यहाँ यक्स और इसको वाई मेजर करना, और यहाँ ये जो टाइमिंग है यहाँ पर आ जाएगा। ये आप लोग का मीटर जो दूरी है इस पे आ जाएगा, ये लाइन पे। इसको भी आप लोग को समझ गया रहेगा। ये पेपर में ज्यादा करके पूछा नहीं जाता, ध्यान से सुना। और यहाँ पर त्वरण वाला है, सेम वहीं पर दिया गया है। एक समान गति के लिए वेग कितना रहेगा आप लोग को बताना है, और इस साइड में आप लोग को दूसरा दिया गया है। अब देख रहे हो यहाँ पर आप लोग को दिया क्या गया है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग। अब देखो यहाँ पर बना भी एक समान मैं बोला, सिंपल से एक सीधा लाइन जाएगा। असमान बोला होता तो वो क्या होता है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 एक लाइन से गया है, एक सीरियल से वाइज गया है, तो सिंपल से एक लाइन से जाएगा। बट इसमें डिस्टेंस कवर करने की जो दूरी भी है, वेग भी है, वो सेम है, बीच का गैप जो है सेम है, इसके लिए सेम सीधा गया। अगर नहीं जाता तो गलत हो जाता, उसको असमान त्वरण कहते हैं हम लोग। ये चीज आप लोगों को कुछ भी पेपर में नहीं पूछा जाता, ध्यान से सुने रहना। अगर आप लोगों को यहाँ पे एक बात देख लेना, यहाँ पर क्या दिया, औसत जो बोला गया, औसत मतलब क्या होता है, टोटल। अब यहाँ पर 32 + 16, ये भी पेपर में आएगा नहीं, इसको दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड किया गया है, आप लोगों को 24 मीटर पर सेकेंड आया है। वैसे यहाँ दूरी का निकाला गया, दूरी 24 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 दिया गया, 10 सेकेंड। इसको अगर 10 से इंटू मार दोगे तो आप लोगों को 240 मीटर आ जाएगा बस, और बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पर एक बता, आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधित समीकरण, इक्वेशन ऑफ द मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, एक पिंड पारम में बताए यू होता है, गतिशील सरल रेखा में, टी से आप लोग का टाइम, ए से एक्सेलरेशन होता है त्वरण, और वी से हमारा अंतिम वेग होता है, और यस से हमारा विस्थापन होता है। ये सब आप लोग जान गए हो। अब यहाँ पर तीनों आप लोग को ज्यादा करके ए याद करना है, आप लोग को तीनों जितना बता रहा हूं उतना याद करके रखो, बस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। वी बराबर मतलब फाइनल, अंतिम बराबर प्रारंभिक, प्लस ए से त्वरण इंटू टी से समय। यह समय से संबंधित है, यह वेग जो है समय से संबंध है। और यहाँ पर यह विस्थापन, यस अगर कहीं फाइंड आउट करने के लिए बोला तो आप लोग को ये चीज फार्मूला लगाना रहेगा, यह विस्थापन से संबंधित है, यह विस्थापन समय संबंधित है, संबंध दर्शाता है। और यहाँ v² = u² + 2as, यह विस्थापन वेग से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो ये चीज आप लोग को प्रूफ दैट करके ये फार्मूला किस तरीके से है वो चीज आप लोग को यहाँ बताएगा।
ये आप लोगों को बड़े वाले पेपर में पूछा जाता है, इसमें कुछ भी ऐसा पूछा नहीं जाता। इसको आप लोग कर भी सकते हो सिंपल से, इसे देखो कुछ भी किया नहीं गया, बस अपने मान रखा गया और एक एक का निकाल लिया गया है। इसको अगर आप लोग को मैं बताऊं तो ध्यान से देखना, वेग और समय के। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम भी आप लोग देखते रहना ध्यान से, यहाँ से यहाँ से अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो डायग्राम आप लोग का है, एक मिनट, ये जो डायग्राम है ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर एक चीज बताया गया है, जो हम लोग का पिंड का प्रारंभिक वेग, जो हम लोग का पिंड का प्रारंभिक वेग है वो चीज क्या है, यहाँ पर u से स्टार्ट करते हैं, u से उसको OD माना है, O और D, OD माना है। और यहाँ पर अंतिम वाला जो हमारा है V वाला, V देखो V वो क्या हो जाएगा हमारा OC हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो जा रहा है, ये चीज हमारा यहीं पे प्रारंभिक हो जा रहा है पहला। बाकी हम लोग लास्ट तक जाएंगे तो OC होगा, ये V का माना गया यहाँ पर। और इसका जो टाइमिंग है यहाँ कालावधि दिया गया, टाइमिंग वो चीज क्या है नीचे दिया गया, नीचे मतलब यहाँ पे दिया गया, देखोगे आप लोग ये चीज यहाँ पे T दिया गया है, OT देख रहे हो आप लोग, और यहाँ पर OE, यहाँ से OE 80 से मतलब टाइम OE हो जा रहा है, आप लोग को ये भी समझ गया। अब देखो यहाँ पर आप लोग को एक चीज किया गया है, B जो है B और Y, B यहाँ पर है आप लोग का Y एक्स पे, ऐसा वाला क्या होता है Y होता है, समांतर रेखा खींचे यह यक्ष अक्ष के बिंदु E पर, बिंदु E है परछेदित करती है, तो D यक्ष, D से यक्ष, D से यक्ष, यक्ष मतलब कौन सा है हम लोग का यक्ष, ये वाला लाइन है ऐसा, तो हम लोग का यहाँ पर अक्ष के समांतर रेखा खींचे वह रेखा BE, देखो B और E आ रहा है, BE को बिंदु A से प्रच्छेदित करें, A से प्रच्छेदित मतलब BE क्या करेगा, A वाला जो रहेगा वो प्रच्छेदित करेगा, प्रच्छेदित मतलब उसको क्या करेगा, काटेगा, बीच में क्या हो जाएगा, मिडल में आ जाएगा। अब यहाँ त्वरण का देखो फार्मूला, हम लोग का त्वरण क्या क्या पढ़े हैं, त्वरण बराबर पिंड का अंतिम वेग अपॉन समय। अब इसको सही ढंग से अगर मैं बोलूं तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर अपॉन समय बटे समय। अब यहाँ देखो अभी जस्ट मैं बताया था प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ पर अंतिम वेग OC है, OC अंतिम वेग हो गया, यहाँ पे लिख दिया, और प्रारंभिक वेग हमारा क्या है OD है, OD लिख दिया, और बटे क्या हो रहा है हमारा नीचे समय आएगा T है। अब देखो अगर मैं इसको काटूं तो मेरा ये देखो A और ये कट जाएगा, क्या बचा CD बचा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ A आ रहा है देखो ध्यान से, इसका इसमें हो जाएगा 80 हो गया, ये आप लोग बता सकते हो, ए वाला कट गया तो ये बचा है मेरा, हो गया समझ में। अब उसके बाद आलेख के अनुसार BE जो है, ध्यान से सुना, BE अभी तो इस साइड का निकाले हम लोग, BE जो है अगर मैं उसको दो भाग में डिवाइड करूं तो AE हो सकता है और AB भी हो सकता है या BA हो सकता है, दो पार्ट में है, तो इसी को तोड़ के लिखा गया है। अब देखो यहाँ BE समांतर A वाले लाइन के A वाले बराबर है, तो यहाँ पर देखो BE बराबर क्या हो जा रहा है हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है फाइनल, तो V लिख दिया, और B और A क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा BA क्या हो जा रहा है CD के बराबर, देखो BA यहाँ पे CD के बराबर हो रहा है, तो सिंपल सा मैं यहाँ CD लिख दूंगा, और यहाँ पे देखो प्लस OD, ध्यान से सुना OD हो जाएगा, क्या हो जाएगा OD अब कहाँ से आ रहा है AE OD हो जा रहा है, जिसके जो समांतर हो वही सेम लिखा हूं। अब देखो यहाँ पर एक बात, AB कैसे आया, AB बराबर यहाँ पे CD दिया गया है, C और D, AB के बराबर CD और AE के बराबर OD, सेम लिख दिया। अब इससे सिंपल सा वही चीज हुई, तो ऐसे ही है, CD का सबसे ऊपर हम लोग क्या माने, देखो CD का C और D को, CD का मान क्या आया 80 रख दिया 80, और देखो यहाँ पर एक चीज है OD का मान क्या माने, OD का U माने थे, OD का U, तो हम लोग यहाँ पर U रख दिए, हो गया। आप लोग का फार्मूला क्या बन गया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, V बराबर U प्लस 80, इसी तरीके से आप लोग का करना है। तो इस तरीके से पहला आप लोग को मैं बता दिया हूं, पहला ही आप लोग करके रखो, ज्यादा कुछ नहीं, एक कर लेना। दो आप लोग को नहीं बताया क्योंकि वो चीज क्या है सेम वैसे ही,
बट आप लोग को प्रूफ दैट करके आप लोग को वही मान निकालना है। इससे अच्छा ये सब मान आप लोग याद करके रखो बस, अगर पहला वाला ही ज्यादा करके पूछा जाता। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुना। एक समान वृत्ताकार गति, एक समान मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सपोज मान लो यहाँ पर है, अब यहाँ पर एक गोला इसे बना कि भैया ये एकदम गोला सर्कुलर में जो पथ में घूमे उसको एक समान वृत्ताकार गति बोलते हैं। जिससे कि घड़ी के सेकंड के कांटे की नोक का अवलोकन कीजिए, उसके चाल और वेग के बारे में क्या कहा जा सकता है। घड़ी के कांटे की नोक की चाल स्थिर रहती है, परंतु उसके विस्थापन की दिशा निरंतर बदलने के कारण उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। सेकंड के कांटे की नोक के वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण इस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। अगर देखो इस मतलब वो वृत्ताकार गति मतलब एक जो अपना घड़ी होता है, वॉच होता है, वो क्या एक सर्कुलर मोशन में घूमता है। इस प्रकार गति के अन्य कौन कौन से उदाहरण है वो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे सुनो, करके देखिए और विचार कीजिए। ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, इसमें बताना आप लोग को कितना बार डायरेक्शन चेंज करो। देखो यहाँ पर आकृति 1.10 मतलब 10 में दिखाएं सर वर्गाकार पथ बनाइए। कोई भी बनाना है आप लोग को। उस वर्गाकार पथ पर एक भुजा के मध्य भाग के एक बिंदु पर पेंसिल रखकर एक चक्कर पूरा कीजिए। मतलब कोई भी कहीं भी एक भुजा पर इसे बीच में रखना है और इसको पूरा करना है। बट आप लोग को एक चक्कर पूर्ण करते समय आपको कितनी बार दिशा बदलनी पड़ी उसे नोट। अगर देखो यहाँ पर है 1 2 3 4। अब यहाँ पर यदि पंचभुज 5 षष्ठभुज अष्टभुज आप लोग को भुजा साइड और आपको कितनी बार दिशा बदलनी पड़ती है उसे नोट कीजिए। मतलब कितना बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हो वैसे आपको बार बार बनाना है। अब यदि भुजाएं की संख्या बढ़ाते हुए असंख्य तक चले जाएं, अनलिमिटेड इनफिनाइट किया जाए तो कितनी बार दिशा बदलनी पड़ेगी और पथ पर आकर कौन सा होगा, आकार कैसा होगा। अर्थात भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएं तो बार बार दिशा बदलनी पड़ती है और भुजाओं की संख्या बढ़ाते हुए असंख्य करने पर पथ का वृत्ताकार बहुत घुमाते एक समय आ जाएगा और वृत्ताकार एक सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पर एक याद रखना बस आप लोग, जब पिंड, ध्यान से सुना, जब पिंड स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ मतलब क्या होता है रास्ता पर गतिशील होता है तब वेग में होने वाला परिवर्तन केवल गति के दिशा बदलने से होता है। इस कारण तक वह त्वरित वेग होता है जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तब उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। आ सकता है पेपर में सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, तो सिंपल से आप लोग बता सकते हो जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तब उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलेल का पत्थर की गति, साइकिल के पहिए की बिंदु की गति, ये बता सकते हो आप लोग को। और यहाँ पर देखोगे एक दिया गया आप लोग को, यहाँ पर चाल का एक बताया गया परिधि बटे समय। अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होता है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। अगर इसको काट दो तो 7 त्रिक 21 हो जाता है, 1/4 भी होता है। तो ये भी होता है। सिंपल से इसको आप लोग ऐसा डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि ये ज्यादा करके 22/7 ही रखते हैं हम लोग। और यहाँ 7 त्रिक देखो 21 हो गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0, 7 त्रिक 7 हो जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा कितना 7 3 10 30 आएगा। आप लोग को फिर से वैसे सेम आप लोग को जाएगा। सिंपल तरीका आप लोग का पूरा इसी तरीके से आप लोग का होते जाएगा। और यहाँ 7 त्रिक 7 28 हो जाएगा, यहाँ पर फिर वही आ जाएगा। इसे बार बार होते रहेगा तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया आपको 3.14 होता है, ये भी याद करके रखना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बताया 2 पाई r और r मतलब क्या होता है वृत्त की त्रिज्या होता है। अब आप लोग को आप लोग को क्लास 8 में पढ़े रहोगे, आप लोग को ये खेलने वाला एक समान वृत्ताकार गति की दिशा ज्ञात करो। अगर कोई चीज हम लोग का चल रहा है, ध्यान से सुना, अगर ये एक कोई गत्ता ले लो, फुट्टा ले लो। अगर बचपन में हम लोग किए थे ना, पेंसिल में ऐसे सिंपल से ले लेते थे फुट्टा बुक्का और उसको छेद कर देते थे, फिर सिंपल से वो क्या करते थे इसे घुमाते थे तो वो कैसा घूमता था, एक सर्कुलर में घूमता था। उसको गोला अगर काट लेते थे तो सर्कल में घूमता था। वो घूमते घूमते अब अगर मैं एक कोने पे यहाँ पे सिक्का रख दूं, यहाँ पे अगर मैं सिक्का रखता हूँ तो अगर ये इसे घूम रहा है, इसे पथ में ये डायरेक्शन में इसे घूम रहा है तो ये सिक्का कैसे फेंकाएगा, आगे की तरफ फेंका जाएगा।
जिस साइड में अगर यहाँ पे सिक्का, यहाँ पर यहाँ पर सिक्का रखता हूँ, इसे घुमाओगे तो ये आगे की तरफ फेंका जाएगा। इसी को हम लोग सिंपल सा बताया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखोगे सिक्का जो दिया गया, सिक्का वृत्ताकार चकती के त्रिज्या पर लंबवत रहने का स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं। टेंजेंट जो स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, सिक्का फेंके जाते समय जिस स्थिति में होगा उसके अनुसार वह विशेष दिशा में फेंका जाएगा। अर्थात सिक्का वृत्ताकार दिशा में घूमते समय गति की दिशा प्रत्येक बिंदु के पास परिवर्तित होगा, पास परिवर्तित होती रहती। अब यहाँ पे देखना हल किए गए उदाहरण आप लोग को बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। ज्यादा करके आप लोग को एग्जाम्पल यहीं से आता है पेपर में। इसमें क्या लिखा गया है, एक खिलाड़ी वृत्ताकार मार्ग से दौड़ते समय 25 सेकंड में, ये सब आप लोग को मैं एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो। एक वीडियो में इसको सेपरेट बना दूंगा जितना एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, गति संबंधित दूसरे समीकरण तय करने का, मतलब ये वही सवाल था तो उसी का न्यूमेरिकल्स मैं ये ऑलरेडी बना दूंगा, बाद में फिर बनाऊंगा तो आप लोग को पूरा एग्जाम्पल रहेगा उसमें। न्यूटन के गति संबंधी नियम, न्यूटन के लॉ। अब यहाँ ऐसा क्यों होता है ये चीज बोला गया है, तो यहाँ पर सुनो, आप लोग ध्यान से सुनना। जो उपयुक्त घटनाओं के कारण खोजने पर हमें यह स्पष्ट होता है कि पिंड जड़त्व है। जड़त्व मतलब क्या होता है आप लोग का, यहाँ पर ये होता है इनरेशिया, इनरेशिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। पिंड का जड़त्व पिंड के द्रव्यमान के संबंधित होता है। यह आपने सीखा न्यूटन के, ध्यान से सुना, यहाँ जड़त्व के नियम आया है, न्यूटन यहीं से लगाना आप लोग को। जड़त्व की गति के संबंधी पहले नियम में पदार्थ के इसी गुणधर्म का वर्णन किया गया है, इसलिए उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व संबंधित सब उदाहरण न्यूटन की गति संबंधी पहले नियम के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखना, न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम पेपर में पूछा जाता है तो इसको याद कर लेना। यहाँ पर क्या बोला गया, एक गिलास में बालू लीजिए, उस गिलास पर एक गत्ता रखिए, गत्ते पर 5 रुपए का एक सिक्का रखिए। अब गत्ते को उंगली से थपकी, मतलब थोड़ा सा ढकेलना है, तो वो क्या होगा, दूर भागेगा, मतलब दूसरे साइड गिर जाएगा। अब यहाँ पर संतुलित, बैलेंस और अनबैलेंस, देखो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस मतलब क्या होता है, संतुलित, और अबैलेंस मतलब असंतुलित। अगर सपोज मतलब गांव में आप लोग यहीं पे देखे रहोगे, तराजू देखे रहोगे जो वेट करने वाला, तो वहां पर क्या होता है, एक तराजू ले लेते हैं, तो साइड आप लोग को 2 पलना हो जाता। अब उसमें क्या करते हैं, सिंपल सा 1 किलो उस साइड अगर वेट रख दिए तो यहाँ पर जब तक वो दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक वो बराबर नहीं। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमको वो चीज क्या करते हैं, दे देते हैं, तो हम लोग का बराबर हो जाता। अगर नहीं रहता तो उसमें थोड़ा सा डालते हैं। ये चीज आप लोग देखे रहोगे तो उसी को बोलते हैं। आपने रस्सी खींचने का खेल देखा होगा स्कूल में, देखो मिस जो रहती है वो ज्यादा करके गेम ये सब खिलाती हैं, जो रस्सी खींचने वाला रहता है। जब दोनों ओर प्रयुक्त बल समान होता है तब रस्सी का मध्य भाग स्थिर रहता है। अगर दोनों साइड इक्वल में रहेंगे बल वाले, आप लोग को जो स्ट्रांग जो पर्सन रहता है, दोनों मेहनत है अच्छे से तरीके से है, तो दोनों में क्या रहेगा, बीच में मिडल में इसे रहेगा, तो यहीं पे रुका रहेगा धागे का। बाकी यहाँ दोनों के प्रयुक्त बल समान रहने से संतुलित बल होता है। रहने के कारण बल प्रयुक्त करने पर रस्सी का मध्य भाग स्थिर रहता है। परंतु जब एक सिरे द्वारा प्रयुक्त बल बढ़ता, अगर एक साइड ज्यादा लोग आ जाए, एक साइड 4 लोग हो गए, एक साइड क्या हो जाए 3 ही लोग रहे, तो उस साइड वाले 4 वाले अपने खींच लेंगे, तो वहां पर अनबैलेंस हो जाएगा, हमारा फोर्स कम पड़ जाएगा 3 वाले का, 4 वाले का ज्यादा हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे असंतुलित हो जाता है। और परिणामी बल अधिक बल से सिर की ओर से प्रयुक्त होता है और रस्सी के मध्य भाग उस दिशा में सरकता है। जिस साइड ज्यादा बल लगेगा वो साइड में वो रस्सी खींचा जाएगा। अब यदि किसी पिंड पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता तो उसकी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति सात्वत रहती। अगर सपोज मान लो ऐसे सीधा सीधा अगर कोई चीज जा रहा है, सिंपल सा अगर देखो कोई भी चीज ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, अगर बीच में कोई रुकावट ना आए तो क्या करेगा, सीधा जाएगा। अगर रुकावट आ गया तो लड़ेगा, लड़ के फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल सा, अगर वो चीज विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में ही एक समान गति में जाते रहेगा, अगर नहीं जा रहा तो एक जगह पे रुका रहेगा। अब यहाँ पे सुना, ध्यान से सुना,
कोई पिंड विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में होता है, तब उस पर किसी भी प्रकार का बल कार्यरत नहीं होता। वास्तविक रूप से उस पिंड पे विभिन्न बाह्य बल कार्यरत होता है, परंतु उसके एक दूसरे को निष्फल करने के कारण कुल परिणामी बल शून्य हो जाता। न्यूटन के पहले नियम के द्वारा जड़त्व का अर्थात है पिंड के गतिशील अवस्था में अपरिवर्तित ना होने का स्पष्टीकरण दिया जाता है। इसी प्रकार पिंड विराम अवस्था में, अगर विराम अवस्था मतलब रुका हुआ है, तो यहाँ पिंड का सरल रेखा में एक समान गति में परिवर्तन करने वाले या परिवर्तन के लिए उद्यत करने वाले असंतुलित बल को स्पष्टीकरण दिया गया जाता है। अब यहाँ पे देखोगे सेकंड का लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का दूसरा संबंधी नियम क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, अपने मित्र समान आकार की एक प्लास्टिक लो, अपने मित्र का समान आकार का प्लास्टिक लो, रबड़ की गेंद ऊंचाई से नीचे डालने के लिए कहें आप गेंदों को पकड़ो, आप कौन सी गेंद सरलता से पकड़ सकते हो? एक प्लास्टिक का ले लो और एक सिंपल सा रबड़ का ले लो। तो सिंपल सा हम लोग किसका पकड़ सकते हैं? सिंपल सा प्लास्टिक, जो हल्का रहेगा उसको इजीली पकड़ लेंगे, बाकी जो वजन रहेगा उसको हम लोग को पकड़नी। आप गेंदों को पकड़ो, आप कौन सी गेंद सरलता से पकड़, क्यों? अब यहाँ पे देखो, आप मित्र को एक गेंद धीरे से फेंकने के लिए कहें और आप उसे पकड़ने का प्रयत्न करें। अगर धीरे से वो फेंक रहा है तो सिंपल से हम लोग पकड़ लेंगे, बट अगर वो तेज से फेंका, देखो यहीं पे दिया, अब उसी गेंद को आप अपने मित्र को जोर से फेंकने के लिए कहें, आप उसे पकड़ने का प्रयत्न करें। देखो इसमें बल, देखो पहले वाले में बल क्या लगेगा? फोर्स कम लगेगा, बट अगर हम लोग दूसरा वाला बॉल जब तेज से फेंकेगा तो हमारा बल यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग को दिया है, एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर किए गए आघात मतलब क्या होता है? टक्कर। अगर वहां से बॉल आ रहा है तो अगर हम यहाँ से पकड़ रहे हैं तो ये चीज क्या कर रहे हैं? हम लोग टक्कर मार रहे हैं, मतलब उसको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो यहाँ पर और वेग दोनों पर निर्भर होता है। अब यहाँ पर परिणाम उस पिंड के द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान मतलब उसमें मटेरियल क्या भरा हुआ है, और उसके स्पीड, वेग दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात बल का परिणाम प्राप्त करने के लिए पिंड का द्रव्यमान और वेग का एकत्र जोड़ने वाला गुणधर्म कारणीभूत है। इस गुणधर्म को न्यूटन का संवेग कहा जाता है। संवेग का मीनिंग होता है मोमेंटम। संवेग का मीनिंग क्या होता है? मोमेंटम द्वारा संबोधित किया गया। अब यहाँ पे सुनना, यहाँ पर एक दिया गया, संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। संवेग जो होता है मोमेंटम में, परिणाम भी निकलता है, दिशा भी दोनों होते हैं। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होता है। और संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और सीजीएस की प्रणाली क्या होती है? ग्राम मीटर दिया गया और यहाँ पर ग्राम दिया गया और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया। इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। अब यहाँ पर जब कोई पिंड प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया गया असंतुलित बल वेग में परिवर्तित करता है, तो वह वही बल संवेग में परिवर्तित करता है। परिवर्तन, पिंड के वेग संवेग में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल संवेग परिवर्तन की दर पर निर्भर होता है। दर मतलब अभी मैं बताया था, रेट बताया था। दर मतलब क्या होता है? रेट। अब यहाँ संवेग बोला, मोमेंटम। मोमेंटम का मीनिंग होता है संवेग, और इसको पी से डिनोट किया जाता है। पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, इनटू, इसका संयोग करते, संवेग करते। पी बराबर मोमेंटम बराबर मास इंटू वी से वेलोसिटी। ये सदिश राशि है। अब संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समान अनुपाती और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यहाँ पर एक प्रूफ दैट किया गया है। प्रूफ दैट कैसे किया गया फटाक से बताता हूं, ध्यान से सुन लो। माना यम मतलब क्या होता है? मास, और वेग प्रारंभिक वेग यू होता है, और उसे गतिशील में मतलब फोर्स हम लोग बल लगाएंगे यफ। अब टाइम टी लगेगा और फाइनल पिंड की जो वेग रहेगा वी रहेगा। और हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़े हैं? पिंड का प्रारंभिक वेग मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है यम यू, और समय क्या है? टी के पश्चात पिंड का वेग जो हो जाएगा यम वी हो जाएगा, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक, पिंड मतलब कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और टी मतलब टाइम हो जा रहा है, और उसका अंतिम वेग मास इंटू वेलोसिटी, बाकी अंतिम ये प्रारंभिक। अब उससे समय की दर क्या होता है? ये चीज मैं अभी जस्ट बताया आप लोग को।
दर इक्वल टू संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, वही चीज माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस करो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। और यहाँ देखो यम यम कट जाएगा, तो यम अगर कॉमन ले रहा हूं, मैं बाहर ले रहा हूं, तो सिंपल से v माइनस यू, ये चीज हो जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये बच क्या रहा है, सिंपल सा यम और ए, यम और ए। अब ए कहां से आ रहा है, ए हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जो सिंपल तरीका आप लोगों को मैं बताया था। अब देखो न्यूटन के गति संबंधित दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। देखो अब यहाँ यम में मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया है। अगर इनवर्सली बोलता तो अपॉन में जाता है, डायरेक्टली बोला है तो हम लोग का सिंपल से यही चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या है, फोर्स है। अब यहाँ देखो ये चीज अगर मैं फोर्स को आगे ले लेता हूँ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बराबर लगाया और एक कांस्टेंट आ जाएगा और यम में। अब के क्या हमारा स्थिरांक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर के का मान 1 है तो इंटू मारोगे तीनों को, तो हमारा फोर्स इक्वल टू या फादर इक्वल टू माँ हो जाता है। अभी बोलोगे फादर इक्वल टू माँ क्या होता है, तो सिंपल सा फोर्स बराबर यम मतलब मास, ए मतलब आप लोग का एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग को दिया गया है दो विभिन्न द्रव्यमानों का प्रारंभ में विस्थापन अवस्था, विराम अवस्था। विराम अवस्था मतलब क्या हुआ है, पहले स्टार्टिंग में दोनों जीरो हैं, रुका हुआ है, में स्थित दोनों पिंडों के विचार कीजिए। दोनों प्रारंभिक वेग क्या होगा, संवेग 0 होगा, स्टार्टिंग में क्या है 0 है। माना दोनों पिंड का संवेग समयावधि t है, टाइमिंग क्या है t है, निश्चित बल F, वही चीज बताया जा रहा है जो पीछे की है अभी जस्ट। प्रयुक्त किया हल्का पिंड भारी पिंड की तुलना में अधिक वेग में से जाने लगेगा, परंतु उपयुक्त सूत्र के स्पष्ट होता है कि दोनों पिंडों का संवेग परिवर्तन की दर लेकिन समान होता है, अर्थात जो है यफ होगी और उनमें होने वाला परिवर्तन जो होगा यफ टी, यह मतलब फोर्स इनटू टाइम समान होता है। अतः विभिन्न पिंडों के समान समयावधि में समान बल प्रयुक्त करने पर संवेग का परिवर्तन दर समान होता है। अब यहाँ पर एक चीज बताया गया जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा। एसआई प्रणाली दिया गया है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। 1 किलोग्राम 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को एक बल 1 बल न्यूटन कहते हैं। अगर उसको बताया जाए तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। डाइन क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन। 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 सेंटीमीटर। देखो अगर यहाँ पर मीटर आया तो अगर मीटर आया तो हम लोग का न्यूटन आया तो बड़ा, बाकी डाइन आया तो हम लोग का सेंटीमीटर, वही चीज है, बाकी वहां सेंटीमीटर पर यहाँ पर दिया सेकंड का स्क्वायर। त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को एक डाइन कहते हैं। एक डाइन इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये चीज यहाँ बताया गया था। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है, हम लोग को वो चीज सुनना है। तीसरा नियम सिंपल सा बोलता है कि यहाँ पर से देखना, ज्यादा ऊपर जाओगे तो कुछ समझेगा है नहीं। यहाँ पे देखो जैसे जैसे गुब्बारे में हवा बाहर निकलती जाती है वैसे वैसे नाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सिंपल सा क्या, देखो एक गुब्बारा हवा भरकर उस नाव के छिद्र पर लगाओ और नाव को पानी में छोड़ दो, तो जैसे जैसे हवा निकलेगी वैसे तेज से वो भागते रहेगा और एक समय आएगा जब हवा पूरा निकल जाएगी वो डूब जाएगा। अब देखो यहाँ पर न्यूटन के गति संबंधी पहले 2 नियमों में बल और बल के परिणाम की जानकारी मिली, परंतु प्रकृति में बल अकेला ही नहीं हो सकता। बल 2 पिंडों के बीच अन्योन बल क्रिया है। बल हमेशा जोड़ी द्वारा ही प्रयुक्त होता है। जोड़ी मतलब एक जोड़ी बना के, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल प्रयुक्त हो उसी समय दूसरा पिंड भी पहले पिंड के बल प्रयुक्त करता है। 2 पिंडों के बीच का बल हमेशा समान होता है और विपरीत होता है। और यह संकल्पना न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम में प्रतिपादित किया गया है। पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड को प्रयुक्त किए गए बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल, प्रत्येक मतलब हर एक,
के लिए समान परिणाम वाले और समय के प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल को अस्तित्व होता है, उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती। विपरीत मतलब अलग अलग होती। अब यहाँ पे देखना, यहाँ बताया गया क्रिया, पहला 4 पॉइंट दिया, चारों पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। क्रिया और प्रतिक्रिया, देखो क्रिया होता है और एक प्रतिक्रिया होता है, एक्शन और एक रिएक्शन होता है। एक्शन मतलब सामने और रिएक्शन उसका क्या हो रहा है। अगर देखो क्रिया और प्रतिक्रिया ये बल के स्पष्ट करने वाली बातें हैं। ये बल जोड़ी द्वारा होता प्रयुक्त होता है, बल के स्वतंत्र रूप से कभी भी अस्तित्व में नहीं रहता। क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के एक ही समय कार्यरत होता है। जैसे हम लोग क्रिया करेंगे वैसे क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होता है, वे एक ही पिंड को प्रयुक्त नहीं होता है। इस कारण, ध्यान से सुना, इस कारण क्या होता है, इस कारण ये बल एक दूसरे को प्रभाव नष्ट नहीं कर सकते। ये चीज बताया गया है। अब आगे का मैं बताता हूं। अब देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया संवेग के अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम दिया गया है। ये चीज आप लोगों को सिंपल सा ये पेपर में आएगा भी नहीं, आपको टेंशन मत लेना। ये चीज बताया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फार्मूला किस तरीके से, बस इसको याद कर लोगे तो भी आप लोग का हो जाएगा। इसको याद करके रखना बस। अब यहाँ पर देखो आप लोग को जो बताएगा उसको मैं आप लोग को बताता। कुल अंतिम वेग का परिणाम बराबर कुल प्रारंभिक वेग का परिणाम। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग, दोनों एक दूसरे के बराबर। अतः यदि दो पिंडों के बाह्य बल कार्यरत ना हो तो उसका प्रारंभिक और अंतिम वेग समान होता है। पिंडों की संख्या कितनी भी होगी तब भी यह कथन सत्य रहेगा। अगर उसे कोई बाहर से कोई बल नहीं लगाता तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे संवेग सेम रहेगा, याद रखना, वेग नहीं संवेग सेम रहेगा। दो पिंडों को अन्योन क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तो उसका कुल संवेग स्थिर रहता है, वह बदलता नहीं। यह न्यूटन, ध्यान से सुना, यह न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम के उप सिद्धांत है। टक्कर होने के पश्चात वे संवेग स्थिर रहता है। टक्कर से वाले पिंडों के संवेग पुनरावर्ती होता है। एक पिंड का संवेग कम होता है तो दूसरे पिंड का वेग संवेग बढ़ता है। इसलिए सिद्धांत के अनुसार निम्न अनुसार भी प्रतिपादित कर सकते हैं। यदि दो पिंडों को टक्कर होती है तो उनका टक्कर के पूर्व कुछ संवेग उसके टक्कर के पश्चात कुछ संवेग के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, थोड़ा सा और है, आप लोग ध्यान से सुनना। यदि दो पिंडों की टक्कर होती है तो उसका, ध्यान से सुना, यहाँ पर क्या बोला गया, उसका टक्कर के पूर्व कुछ संवेग उसके टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर। यह सिद्धांत समझने के लिए बंदूक से दागी गई गोली के उदाहरण के विचार करते हैं। जब द्रव्यमान m1 की गोली द्रव्यमान m2 के बंदूक से दागी जाती है तब वेग में आगे जाते समय उसका वेग संवेग m1 m2 या v1 होता है। गोली के दागने से पूर्व बंदूक और गोली के स्थिर रहने के प्रारंभिक संवेग शून्य होता है और कुल संवेग, ध्यान से सुना, कुल संवेग शून्य होता है। तो गोली दागने के पश्चात भी उपयुक्त नियमानुसार कुल संवेग भी क्या होगा, शून्य होगा। अतः गोली आगे जाने के कारण बंदूक पीछे, देखो कभी भी गन अगर पकड़े रहोगे तो अगर वो चीज क्या होता है, अगर वो चीज यहाँ पर अपने शोल्डर पे, सबसे अगर शोल्डर जबर है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तभी जाके आप लोग गन बड़ा वाला चला सकते हो, नहीं तो नहीं चला सकते। बंदूक को क्या करता है, पीछे झटका देता है, बंदूक पीछे की दिशा में सरकती। इस सरकने के परिक्षेप को रिकॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइल कहते हैं। प्रतिक्षेप, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग v2 इस पद्धति, ऐसी पद्धति से सरकती है। ये चीज यहाँ बता दिया गया। m1 a+ दोनों कर दिया गया इक्वल टू 0, ए बता दिया गया। यहाँ पर v को v आप लोग को बाहर ले लिया गया है, उधर से उसको बट्टे में करके आप लोग को यहाँ पर काटा गया, इसको v1 इधर आ गया, तो ये फाइनल आप लोग का अंतिम वेग है। इस तरीके से आपका पूरा जो लेसन था वो मैं कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज जो स्टार्ट है उसमें आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो वो भी चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है, उसके दूरी और विस्थापन ये दोनों अंतर स्पष्ट कर लेना आप लोग अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना वो भी चीज आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर इसको भी आप लोग को पूरा एचडी टेक चैनल पे बना हुआ है, उसको आप लोग को फार्मूले में रख के कर सकते हो। रिक्त स्थान है
आप लोग को यहाँ पर वैज्ञानिक कारण कौन सा करना, मोस्ट इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर एक है ये चीज, क्रिकेट बॉल वाला ये चीज आप लोग को कर लेना है, और ए वाला आप लोग को करना है। ध्यान से सुनना है, अ और ए और एक ई, आप लोग को इसमें से वेरी 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 इंपॉर्टेंस यही क्वेश्चन है आप लोग का ये वाला। उसके बाद आप लोग को कुछ भी यहाँ से नहीं करना, बस इस तरीके से आप लोग का पूरा लेसन खत्म हो गया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।